नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। देखिए, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि हम लोग अब लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक लोकसभा की जानकारी देंगे कि 2024 का जो लोकसभा है उसमें दंगल कैसा होने वाला है। तो आज बातचीत करेंगे हम लोग पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर इस बार मीसा भारती का जो जिद है वो राजद का खेल बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ भोलानाथ सर। इनसे समझेंगे कि यहाँ पर कैसे लगातार बार बार जो है लालू परिवार के लोग उतरते हैं और उसके बावजूद भी वहाँ से सफलता नहीं मिल रही है। नमस्कार एसडी न्यूज के व्यूवर्स को बहुत बहुत प्रशांत, जैसा आप बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र हम लोगों के जो दंगल जो है 2024 जो का हम लोगों ने एपिसोड जो शुरू किया है उसकी ये दूसरी कड़ी है। तो इस दूसरी कड़ी में हम लोगों ने राजधानी पटना का, जो बिहार की राजधानी पटना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाटलिपुत्र को समेटे हुए है। पाटलिपुत्र ज़्यादातर ग्रामीण पटना को लेकर के अपने आप में समाहित किए हुए है। उसमें कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। आप थोड़ा सा दर्शकों को पहले उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से शुरुआत होती है सबसे पहले विधानसभा संख्या 186 जो दानापुर है। दानापुर से रीतलाल यादव राजद के कद्दावर नेता हैं, अभी जानते हैं किस प्रकार से लालू परिवार से उनकी नज़दीकी है, वो वहाँ से जीते हुए हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र जो है वो 187 मनेर है, वहाँ से भी लालू परिवार के करीबी भाई वीरेंद्र जीते हुए हैं। उसके बाद 188 फुलवारी जो है, फुलवारी से जीते हुए हैं, वहाँ से गोपाल रविदास जीते क्योंकि ये सीट जो है वो रिजर्व है, पहले यहाँ से श्याम रजक जीता करते थे। उसके बाद आगे देखा जाए तो मसौढ़ी है, मसौढ़ी से रेखा देवी जीती हुई हैं। और उसके बाद 191 यानी कि विक्रम से जो जीते हुए हैं वो सिद्धार्थ सौरभ हैं। और उससे पहले 190 पालीगंज से जीते हुए हैं संदीप सौरभ। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि ये लोकसभा 2009 से लगातार बीजेपी के कब्जे में है, जदयू के कब्जे में है। लेकिन अगर विधानसभा देखेंगे इसके, तो इसके जो विधानसभा है वो उलट राजद और सीपीआई एमएल के कब्जे में है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कौन कौन पार्टी से हैं। देखिए इस बार दानापुर जो है, दानापुर राजद के कब्जे में है रीतलाल के नाम पे। वहीं अगर देखा जाए मनेर है तो मनेर भी राजद के कब्जे में है, वहाँ से भाई वीरेंद्र हैं। फुलवाड़ी देखा जाए तो फुलवाड़ी सीपीआईएमएल के कब्जे में है, वहाँ से गोपाल रविदास हैं। फिर अगर मसौढ़ी देखा जाए तो मसौढ़ी राजद के कब्जे में है, रेखा देवी है वहाँ से। पालीगंज को देखा जाए तो वहाँ से संदीप सौरभ हैं, सीपीआईएमएल से हैं। विक्रम देखा जाए तो वहाँ से सिद्धार्थ सौरभ हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यानी कि वहाँ पर जो विधानसभा है वो इंडी गठबंधन के कब्जे में है, जबकि लोकसभा एक छत्र भाजपा के पास। प्रशांत, लोकसभा थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं। 2008 के परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन जब हुआ था, उसके बाद पहला चुनाव 2009 में हुआ था। पाटलिपुत्र के नाम से एक नया कंस्टिट्यूंसी बना था। पहले पटना साहिब ही था। पटना साहिब को 2 पार्ट में बांट करके पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र बना था। तो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पटना के ज़्यादातर ग्रामीण इलाके शामिल हैं, लेकिन अब वो व्यावसायिक और दूसरे कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जैसा आपने अभी बताया कि जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें दो के विधायक जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं, जो कि लालू प्रसाद या कहें कि राजद का कोर वोट बैंक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक गोपाल रविदास का है जो कि दलित समुदाय से आते हैं, और संदीप सौरभ और सिद्धार्थ सौरभ ये दोनों फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। तो आगे आप देखिए कि अब जब रामकृपाल जब आते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा यादव वोट में डिवीज़न हो जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में यादव वोट में ये देखा गया है कि लगातार 3 बार यादव वोट बैंक में डिवीज़न हुआ है और उसका लाभ जो है भाजपा को मिला है। इस बार भी रामकृपाल को ही उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है। कारण यह है कि रामकृपाल से ज़्यादा प्रभावी और बड़ा और उस क्षेत्र के को समझने वाला कोई नेता भी भाजपा के पास दिख नहीं रहा है। वैसे भी जो 195 लोगों की लिस्ट भाजपा ने अभी जारी की है, 2-3 दिन पहले जिन उम्मीदवारों की लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें से 40% सीटों को भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवारों को खड़ा किया यानी कि रिपीट किया है। तो बहुत संभावना इस बात की है कि बहुत बड़ा अगर उलटफेर नहीं हो, बहुत बड़ा कोई नाम ऐसा सामने नहीं आए, तो इस बार भी रामकृपाल यादव को मौका मिलना तय है। तो लेकिन
अब ये है कि थोड़ा सा इसको पृष्ठभूमि और समझ लीजिए कि राम कृपाल यादव पहले लालू प्रसाद यादव के ही साथ थे, उन्हीं के साथ थे, और पहले भी वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे। लेकिन तब जब मीसा भारती जिद पर अड़ गई कि नहीं, पाटलिपुत्र क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर राम कृपाल यादव की नाराज़गी सामने आई और वो फिर भाजपा के टिकट लेने में कामयाब रहे, भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने लड़ा और मीसा भारती को पटकनी दी। मीसा भारती को वो हरा चुके हैं 2 बार। और ये एक तरह से मान के चला जाए कि जैसा कि प्रशांत ने बताया अभी कि मीसा भारती की जिद जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ती है और उसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि रामकृपाल यादव भी राजद से ही अलग हुए नेता हैं, तो इस लिहाज से यादव समुदाय में पाटलिपुत्र क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्रों में कई अलग अलग इलाकों में उनका अपना भी प्रभाव है और वो ऐसे नेता हैं जो कि एक वर्कर के रूप में काम करते हैं और इसका लाभ उनको मिलता है कि एक आम कार्यकर्ता के रूप में उनको उसका फ़ायदा भी मिलता है। रही बात अगर फॉरवर्ड क्लास के, तो थोड़ा सा प्रशांत मैं चाहूँगा कि थोड़ा सामाजिक समीकरणों का भी खुलासा आप कर दीजिए पाठकों को, हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, इसमें सामाजिक समीकरण की बात होती है तो सीधी तौर पर जो वोटर्स है उनके लिए बात किया जाता है। तो जो वोटर हैं पहले उसके बारे में बता दें। जो कुल मतदाता हैं पाटलिपुत्र लोकसभा में वो 19,17,353, उनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है वो 9,34,086 है और महिला मतदाता जो है, जो कहा जाता है आधी आबादी, बिल्कुल आधी है यहाँ पर, 8,01,988। तो इस प्रकार से ये है महिला और पुरुष मतदाताओं का डाटा। उसके बाद अगर देखा जाए जातीय समीकरण, जिसकी सर ने बात की, तो जातीय समीकरण में यहाँ पर जो ज़्यादा चर्चा का विषय होता है बिहार के अंदर कि इस जाति के जो लोग हैं वो फोकस्ड होकर पार्टी विशेष को वोट करते हैं, तो उन्हीं लोग को हम कोशिश करेंगे आपको सामने लाने का। ये सबसे पहला नंबर आता है इस क्षेत्र में यादव का। यादव जाति के जो वोटर्स है इसमें वो 24.37। वहीं अगर दूसरे जाति की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा मतदाता का जो फैक्टर है इसमें वो है भूमिहार का, जो 10.22 है। उसके बाद एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि इस लोकसभा क्षेत्र से लालू यादव भी पटकनी खाए हैं अपनी बेटी मीसा भारती से पहले, और उनको पटकनी देने वाले रंजन प्रसाद यादव हैं, जो सबसे पहली बार जब पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ से ये परिणाम आए थे। तो वहाँ पर जदयू के सीट से रंजन जी चुनाव लड़े थे। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये भी है, 8.22% जो है वो कुर्मी वोटर्स की संख्या है। तो जैसा आपने देखा कि जातीय समीकरण किस तरह से यहाँ पर अपना रोल निभा रहा है, भूमिका किस भूमिका में है। सबसे ज़्यादा यादव मतदाता हैं, तो अगर 24% यादव मतदाता हैं और उसमें अगर हम लोग मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ दें जो कि करीब 8.22% है, तो ये एक बड़ा चंक हो जाता है, करीब 32.5%, 33% के करीब, जो कि एक बहुत ही राजद का जो कोर वोट ग्रुप माना जाता है, वोटर ग्रुप एम वाई समीकरण में मुस्लिम और यादव, तो यादव 22%, मुस्लिम 8% समथिंग, तो कुल मिलाकर के करीब 32% का ये वोट बैंक राजद को सीधे जीत दिला सकता है अगर वोट में डिवीजन ना हो तो। लेकिन ये देखा गया है 3 चुनाव में कि जब रंजन यादव और लालू यादव जैसे बड़े दिग्गज नेता को पटकनी देने में कामयाब हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या स्थिति आने वाली है। तो आगे की जो स्थिति यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो भूमिहार मतदाता हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ये देखा गया है कि राजद का जो कोर वोट ग्रुप यादव जो कि 24% है और उसमें डिवीज़न हुआ, और उसी तरह से फिर ब्रह्मर्षि समाज यानी कि भूमिहार समाज का करीब 10%, 10.22% जो वोटर्स हैं वो मिल करके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये आपको याद होगा, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा मैं पिछले 2 चुनावों में ले जाना चाहता हूँ, जब भाजपा ने अपने उम्मीदवार रामकृपाल यादव को जिताने के लिए सीपी ठाकुर को प्रचार में बहुत जोर शोर से लगाया था। सीपी ठाकुर खुद भी ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं और उनको अपनी जाति में एक अच्छी पकड़ है, वो जाति के एक सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। तो उनके आने का फ़ायदा ये भाजपा को मिला कि यादव वोट बैंक जहाँ टूटा रामकृपाल के चलते, वहीं ब्रह्मर्षि समाज को समझाने में, भाजपा के खेमे में लाने में सीपी ठाकुर
सफल रहे। और पिछला चुनाव जो है मीसा भारती जो करीब 35,000 वोटों से हारी थी, बड़ा कम मार्जिन था। इतना कम मार्जिन लोकसभा क्षेत्र में हमने पहले भी बताया था कि बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जीत और हार तो जीत और हार होती है। चाहे 1,000 वोट से जीते, चाहे 1 वोट से जीते, जीत जीत होती है। तो रामकृपाल यादव कम मार्जिन से ही सही लेकिन निकल गए थे। इस बार थोड़ा सा जो प्रशांत रीतलाल यादव या मीसा भारती की जीत की जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि राजद में जैसे पहली बार 2014 के चुनाव में रामकृपाल यादव और मीसा भारती आपस में उलझ गए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे या हम चुनाव लड़ेंगे। अंततः जीत मीसा भारती की हुई थी, उनको राजद का टिकट मिला था। मीसा भारती आपको पता है लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो की बेटी हैं, वो अपना वहाँ पर दावेदारी कायम करने में कामयाब रही थी। और चुनाव के लिए जब टिकट मिला तो रामकृपाल यादव नाराज़ होकर के और राजद का दामन छोड़ करके भाजपा के साथ चले थे। भाजपा भी उनको लेने के लिए तैयार बैठी हुई थी, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के पास भी रामकृपाल जैसा कोई दमदार चेहरा सामने नहीं था उस समय। अभी भी वही स्थिति है। तो जब दोनों की जब लड़ाई हुई तो मीसा भारती और रामकृपाल यादव के चलते यादव वोट बैंक टूटा तो जीत 2 बार रामकृपाल यादव को मिली। इस बार भी जो खबरें आ रही हैं, रीतलाल यादव भी वहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वो 2-3 बार इसको लेकर के जो सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव से भी मिल चुके हैं। इस बार हो सकता है कि वो अपनी दावेदारी पुख्ता करें, लेकिन मीसा भारती का जहाँ तक सवाल है, ये बात आ रही है कि मीसा भारती भी वहाँ से चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई हैं। तो अगर ये टकराव कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो इसका फ़ायदा भी रामकृपाल यादव को मिल सकता है। तो ये देखिए, ये स्थिति है प्रशांत। तो हम आज बात कर रहे थे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि अपने चाचा से ही टिकट के लिए जिद कर दी भतीजी, और उसके बाद खामियाजा ये हुआ, टिकट तो मिला, जीत नहीं मिली। अब उसके बाद चाचा के बाद अब पिताजी के बहुत करीबी हैं रीतलाल यादव। हर एक सुख दुख में अगर सबसे आगे बढ़कर कोई नेता इस वक्त लालू के साथ खड़ा होता है तो वो रीतलाल यादव हैं, और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस बार फिर से मीसा भारती का जीत जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रशांत, ऐसा है कि अभी अगर मौजूदा भागलपुर के जो थोड़ा सा जातीय समीकरण को देखें तो यादव बहुल सीट है, और रीतलाल यादव भी उसी समाज से आते हैं। रीतलाल यादव ने भी अपना असर इस क्षेत्र में अच्छा बढ़ाया है, खासा रौब रखते हैं। और चुनाव में अभी वहाँ से विधायक हैं दानापुर से। दानापुर एक बड़ा टफ कंस्टिट्यूंसी माना जाता है, वहाँ से विधायक हैं। और अभी इस बार उनकी दावेदारी भी काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। लालू यादव के जैसा आप बताए हैं कि करीबी भी हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर मीसा भारती जिद पर अड़ती हैं तो बहुत संभव है कि इस बार भी उनको टिकट मिल जाए। लेकिन इस टिकट मिलने से स्वाभाविक है कि रीतलाल यादव खेमे में एक नाराज़गी का भाव उपजेगा, और ये नाराज़गी कहीं राजद पर भारी न पड़ जाए। तो आइए देखते हैं आगे क्या चुनावी गतिविधि मोड़ लेती है। चलते चलते एक और सवाल सर लेना चाहेंगे। जिस प्रकार से रामकृपाल जब हटे तो यादव वोट बैंक में बंटवारा शुरू हो गया। अब रीतलाल अगर हटेंगे तो क्या वोट बैंक कुछ बचेगा राजद के पास? देखिए रीतलाल, अब ये इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उस समय जब मीसा भारती और रामकृपाल में मुकाबला था तब यादव वोट बैंक 2 भाग में बटा था। लेकिन अगर अभी रामकृपाल और मीसा भारती में अगर मुकाबला होता है तो एक वर्ग वैसे भी मतदाताओं का होगा जो रीतलाल के समर्थक होंगे। तो रीतलाल के समर्थक हो सकता है कि इस चुनाव में थोड़ा सा मुंह मोड़ लें या उस तरह से खुलकर सपोर्ट राजद के उम्मीदवार को न कर पाएँ जैसा कि वो रीतलाल के रहते हुए करते। तो ये थोड़ा सा मतलब आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या करवट लेता है पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव की रणनीति। क्योंकि मीसा भारती और अगर रामकृपाल में टकराव होता है तो जाहिर तौर पर रीतलाल के समर्थक जो हैं वो खेल बिगाड़ने में हो सकता है कि लग जाए, तो इसका नुकसान राजद को उठाना पड़ सकता है। इस बात की कितनी संभावना है कि रीतलाल निर्दलीय भी उतर सकते हैं? देखिए चुनाव तो संभावनाओं का खेल होता है, और कई उम्मीदवार जब उनको कहीं से टिकट की संभावना नहीं लगती है
तो निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हम आपको बता दें प्रशांत, अपने व्यूवर्स को भी बता दें कि अगर रीतलाल ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं, ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो यह राजद के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। फिर उसके लिए सीट को निकालने के लिए एक नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, नई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में इसको हमको देखना पड़ेगा। चलिए, तो आज बात कर रहे थे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की। अगली वीडियो में फिर एक लोकसभा के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।